हाय फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है अर्धसूत्री विभाजन। इससे पहले जो हमने वीडियो दिए हैं, इससे पहले आपने सेल साइकिल पढ़ा था, उसके बाद हमने आपको समसूत्री विभाजन भी बताया था। आज इस वीडियो को इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें। और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? जब कोई मात्र कोशिका या कोई पेरेंट सेल विभाजित होकर के 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिनमें गुणसूत्र मात्र कोशिका से आधे होते हैं, तो उसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। यहाँ फिर से परिभाषा समझ लें। जिस कोशिका में विभाजन होता है उसे हम मात्र कोशिका कहते हैं। जिस कोशिका में विभाजन होना होता है उसे हम मात्र कोशिका कहते हैं या पेरेंट सेल कहते हैं। और यह एक बार इसमें जितने भी गुणसूत्र होंगे 2n द्विगुणित होती है, और इसमें जितने विभाजन जब होगा तो ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन चलेगा, यहाँ प्रथम अर्धसूत्री विभाजन चलेगा। इसके बाद द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन चलेगा। जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है ये ह्रास विभाजन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो गुणसूत्र हैं इसी में क्या हो जाते हैं, n हो जाते हैं। मतलब जो गुणसूत्र हैं वो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में ही क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। और जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन है, द्वितीय जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये समसूत्री टाइप्स का होता है। मतलब ये हुआ कि इस विभाजन में जो सेल्स बनेंगी वो गुणसूत्र में इनके समान होंगी। यहाँ पर जो कोशिकाएं बनती हैं उनको हम संतति या पुत्री कोशिकाएं कहते हैं। तो फिर से एक बार परिभाषा समझ लेते हैं कि वह कोशिका विभाजन देखेंगे। यहाँ वह कोशिका विभाजन जिसमें एक मात्र या जनक कोशिका से 4 पुत्री या संतति कोशिकाओं का निर्माण हो। वह कोशिका विभाजन जिसमें एक मात्र या जनक कोशिका से 4 संतति या पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक कोशिका से आधी होती है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में 2 चरण यहाँ पर हुए, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और सेकंड मियोटिक डिवीजन। तो आप देख सकते हैं कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को ह्रास विभाजन कहते हैं, क्योंकि इसी में गुणसूत्र आधे हो जाते हैं और यहाँ पर जो संतानें बनती हैं वो भी कैसी होती हैं, संतति कोशिकाएं कैसी होती हैं, अगुणित होती हैं। इस प्रकार का जो अर्धसूत्री विभाजन है वो किन में पाया जाता है? तो वो जनन कोशिकाओं में, जो जनन कोशिकाएं होती हैं इनमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन किन में पाया जाता है? तो जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, या जनरेटिव सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। इसी विभाजन के फलस्वरूप जंतुओं में स्पर्म और ओवा का निर्माण होता है, और पौधों में जो नर युग्मक बनते हैं, जो परागकण बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं, और जायांग में जो अंड कोशिका बनती है, एक सेल बनती है, वो अर्धसूत्री विभाजन से ही होता है। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, 4 हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं, और ये विभाजन जनक कोशिकाओं में होता है। तो अब यहाँ देख लेते हैं, पहले हम प्रथम अर्धसूत्री विभाजन देख लेते हैं, उसके बाद अपन द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन देख लेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन किस टाइप से होगा?
प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में पहले केंद्रक का विभाजन होगा। केंद्रक विभाजन में आप लोग जानते हैं कि कुछ चरण चलते हैं, जैसे प्रोफेज है, प्रोफेज फर्स्ट चलेगा इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में, फिर चलेगा दूसरा मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज फर्स्ट आएगा, और फिर चलेगा यहाँ पर एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट चलेगा, इसके बाद चलेगा टीलोफेज फर्स्ट। ये कब चलते हैं अवस्थाएं? ये केंद्रक के विभाजन में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, ठीक है। तो जो प्रोफेज फर्स्ट होती है, पहले देख लेते हैं हम प्रोफेज फर्स्ट। तो जो प्रोफेज फर्स्ट होती है इनको कुछ उप अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। इसकी जो उप अवस्थाएं हैं प्रोफेज फर्स्ट की, उसमें सबसे पहली जो प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था है उप अवस्था, उसको बोलते हैं हम लेप्टोटीन। क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन। दूसरी अवस्था जो होती है इसी में, ठीक है, वो होती है जाइगोटीन। दूसरी अवस्था जाइगोटीन होती है, ठीक है, जाइगोटीन। इसके बाद जो अवस्था होती है वो होती है कौन सी? तो वो होती है पैकिटीन। पैकिटीन अवस्था होती है तीसरी, ठीक है, पैकिटीन। और इसके बाद जो अवस्था होती है उप अवस्था इसमें, तो वो होती है डिप्लोटीन। कौन सी होती है? तो वो होती है डिप्लोटीन अवस्था। तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं? डिप्लोटीन अवस्था। और जो लास्ट होती है इसमें वो होती है डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। ये अवस्थाएं चलती हैं किसके अंतर्गत? तो ये अवस्थाएं चलती हैं डाइकाइनेसिस। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या बताया कि प्रोफेज फर्स्ट है और प्रोफेज फर्स्ट की ये उप अवस्थाएं हैं। मतलब प्रोफेज फर्स्ट अर्धसूत्री, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की पहली अवस्था प्रोफेज फर्स्ट होती है और प्रोफेज फर्स्ट में ये 5 उप अवस्थाएं चलती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। और इन पांचों को अपन को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इसमें, और इसके बाद प्रोफेज फर्स्ट के बाद जब यहाँ डाइकाइनेसिस समाप्त हो जाएगी तब फिर चलेगी कौन सी? मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट और फिर इसके बाद चलेगी टीलोफेज फर्स्ट। जब टीलोफेज फर्स्ट समाप्त होती है तो एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है। यहाँ लेप्टोटीन में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो लेप्टोटीन में जैसे एक केंद्रक है, केंद्रक के चारों तरफ क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला, केंद्रक कला पाई जाती है। तो ये हम केवल केंद्रक का चित्र बना रहे हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? तो इसको अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको कहा जाता है। और इसके अंदर क्या होती है? गोल संरचना होती है, सघन संरचना होती है। इस गोल और सघन संरचना को क्या बोलते हैं? तो इसको हम केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका, या हम इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसके अलावा इसमें द्रव भरा हुआ होता है। इस द्रव को क्या कहते हैं? तो इस द्रव को केंद्रक द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव कहा जाता है, या हम इसे बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोप्लाज्म इसको बोला जाएगा, ठीक है। तो ये संरचनाएं केंद्रक में हैं। तो यहाँ लेप्टोटीन में पहले इसमें क्या होता है? इस प्रकार धागेनुमा संरचनाएं इसमें प्रेजेंट होती हैं, क्रोमेटिन धागे। लेकिन लेप्टोटीन अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है उसकी प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है कि जो लेप्टोटीन है, लेप्टोटीन में जो गुणसूत्र हैं थोड़े से क्रोमेटिन धागे जो हैं वो थोड़े से स्पष्ट होने लगते हैं। जो क्रोमेटिन धागे हैं वो क्रोमोमियर युक्त हो जाते हैं, सेंट्रोमियर उसमें स्पष्ट रूप से क्या होता है? दिखने लगता है। तो ये लेप्टोटीन अवस्था है जो कि सबसे प्रथम अवस्था है, फर्स्ट अवस्था है ये कौन सी? लेप्टोटीन। इसके बाद देखेंगे हम कि इसमें ये क्या है? क्रोमेटिन धागे हैं, लेकिन ये क्या हो जाएंगे? ये स्पष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, क्रोमोमियर युक्त। जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे जाइगोटीन अवस्था में
दो समजात गुणसूत्र पास पास आकर, दो समजात गुणसूत्र पास पास आकर क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, समजात गुणसूत्र माने एक जैसी संरचना वाले दो गुणसूत्र आएंगे, पास पास आते हैं और जोड़ा बनाते हैं। जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है, ये जो चित्र आप देख सकते हैं, देख रहे हैं, ये किसका है, ये हमने जाइगोटीन का बनाया हुआ है। दूसरी उप अवस्था, ये प्रोफेज फर्स्ट की पांचों अवस्थाएं चल रही हैं। तो जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन अवस्था में समजात गुणसूत्र पास पास आकर जोड़ा बनाते हैं और जोड़ा बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो जोड़ा बनाने की क्रिया को युग्मानुबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मानुबंध। जोड़ा बनाने की क्रिया को युग्मानुबंध कहते हैं, या हम इसे साइनेप्सिस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, साइनेप्सिस क्रिया होती है। गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र होमोजीनियस क्रोमोसोम पास पास आएंगे और पास पास आकर यहाँ क्या बनाएंगे, एक पेयर बनाएंगे। इस अवस्था में ये बाइवेलेंट रूप में दिखाई देंगे। बाइवेलेंट माने दो धागों के रूप में ये दिखाई देते हैं, बाइवेलेंट अवस्था में दिखाई देते हैं। इस जोड़े में एक गुणसूत्र माता का होता है और एक गुणसूत्र पिता का होता है। ठीक है, इसके बाद चलती है अपनी अगली अवस्था, ये सेकंड अवस्था है, कौन सी, जाइगोटीन अवस्था। इसके बाद जो अवस्था चलेगी वो चलेगी पैकेटीन। तो यहाँ पर तीसरी अवस्था देख लेते हैं, और तीसरी अवस्था क्या है, तो तीसरी अवस्था पैकेटीन है। पैकेटीन अवस्था में होता क्या है, तो यहाँ ध्यान दें, अभी हमने क्या कहा, पहले लेप्टोटीन में धागे स्पष्ट होंगे, जाइगोटीन में जोड़ा बनाएंगे, और पैकेटीन में ये जो गुणसूत्र हैं, एक जो क्रोमोसोम है जिनने जोड़ा बनाया हुआ है, ये यहाँ पर बीच से फट जाते हैं। जो बाइवेलेंट है ये टेट्राड अवस्था में दिखाई देने लगते हैं। किस अवस्था में दिखाई देने लगते हैं, ये टेट्राड अवस्था में दिखाई देने लगते हैं। जो बाइवेलेंट अवस्था में हैं वो फिर क्या हो जाएंगे, टेट्राड अवस्था में। ये पैकेटीन में चलेगा, ये मध्य से फट गए हैं। जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनके जो क्रोमेटिड हैं वो मध्य से फट जाते हैं, और जो बाइवेलेंट है वो टेट्राड अवस्था में दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद देखते हैं डिप्लोटीन, ये महत्वपूर्ण उप अवस्था है प्रोफेज फर्स्ट की, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे डिप्लोटीन अवस्था में इनके बीच में यहाँ पर एक एक अर्ध गुणसूत्र में इसका एक और इसका एक, ये यहाँ पर क्रॉस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। इस प्रकार का एक एक में क्रॉस होगा, केवल एक एक अर्ध गुणसूत्र में क्रॉस होगा। एक इनका स्पष्ट रहेगा, ठीक है, जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन एक एक में क्या होगा, इसमें एक एक में क्या होगा, क्रॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रॉसिंग ओवर चलेगी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं डिप्लोटीन का हमने चित्र बनाया हुआ है। डिप्लोटीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आएंगे, यहाँ क्रॉस करेंगे। जहाँ एक क्रॉस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्याज मेटा कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, क्याज मेटा कहते हैं। जहाँ पर ये क्रॉस करते हैं अर्ध गुणसूत्र, इस प्रकार क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने वाले स्थान को क्याज मेटा कहते हैं। और इसी स्थान से ये क्या करते हैं, टूट जाते हैं। टूटने के बाद इनका जो गुणसूत्र खंड है वो बदल जाता है, मतलब इस गुणसूत्र का खंड इसमें जुड़ जाएगा, इस गुणसूत्र का खंड इसमें जुड़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, खंड में उपस्थित जीनों की भी अदला बदली हो जाएगी। इस क्रिया को ही हम जीन विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन विनिमय हो रहा है यहाँ, क्रॉसिंग ओवर इसे कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर इसे कहा जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर की जो घटना है वो कहाँ होती है, डिप्लोटीन में होती है। और डाइकाइनेसिस में क्या होता है, तो डाइकाइनेसिस इसकी सबसे अंतिम अवस्था है। और डाइकाइनेसिस में ये अपने जो गुणसूत्र हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, जो गुणसूत्र हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और जो ये केंद्रक कला है, ये केंद्रक कला यहाँ पर क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, केंद्र का भी नष्ट हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो खंड हैं वो आपको टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसमें
इसके जो हमने लाइनिंग वाला गुणसूत्र बनाया था वो टूटकर इसमें जुड़ गया, और जो इसका बनाया था वो टूटकर इसमें जुड़ गया है। ये क्रॉसिंग ओवर की घटना डिप्लोटीन में हुई। डाइकाइनेसिस में क्या होगा, ये एक तो केंद्रका विलुप्त हो जाएगी ये, और इसके चारों तरफ पाई जाने वाली केंद्रक कला भी विलुप्त हो जाएगी। ये डाइकाइनेसिस में चलता है। तो ये हमने प्रोफेज फर्स्ट की पांचों जो अवस्थाएं हैं लेप्टोटीन में, ये इस प्रकार की हो जाते हैं, स्पष्ट होने लगते हैं। जाइगोटीन में जोड़ा बनाते हैं। पैकेटीन में मध्य से फट जाते हैं, टेट्राइड अवस्था में दिखाई देते हैं। डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। डाइकाइनेसिस में ये अलग हो जाते हैं। इसके बाद ये अवस्था के बाद किस में प्रवेश करेंगे, तो ये प्रवेश करेंगे मेटाफेज फर्स्ट में। ये प्रोफेज फर्स्ट की अवस्थाएं हमने बताई हुई हैं। और मेटाफेज में क्या होगा, अब यहाँ पर देख लेते हैं मेटाफेज अवस्था में क्या होता है। ठीक है, तो ये जो हमने अवस्थाएं दिखाई हुई हैं ये किसकी थी, ये आप देखेंगे कि ये आप लोग यहाँ कॉपी पर ये चित्र बना सकते हैं। ये प्रोफेज फर्स्ट की पांचों अवस्थाएं हैं। और जब ये केंद्रक कला समाप्त हो जाएगी तो तब ये क्या हो जाएगा, तब ये मेटाफेज में प्रवेश करेंगी। कहाँ प्रवेश करेंगी, मेटाफेज फर्स्ट में प्रवेश करेंगी। और मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा कि जो गुणसूत्र होते हैं वो यहाँ मध्य पर एक दूसरे के ऊपर स्थित हो जाएंगे। यहाँ देखेंगे जो जैसे केंद्रक कला हट जाएगी इसमें डाइकाइनेसिस अवस्था में, ठीक है, पांचवी अवस्था में हट जाएगी, वैसे ही यहाँ पर एक जो मध्य रेखा पर व्यवस्थित, इनको व्यवस्थित कौन करेगा, तो आप लोग जानते हैं, हमने इससे पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ से तर्कु तंतु निकलते हैं। और ये क्या है, तो ये तर्कु तंतु हैं, और तर्कु तंतु माने स्प्लेंडल फाइबर हैं। और स्प्लेंडल फाइबर इनको क्या करेंगे, मध्य रेखा में व्यवस्थित करेंगे। और यहाँ पर हमने जैसा कि आप लोगों को इसमें बताया हुआ है कि जो गुणसूत्र हैं एक दूसरे के ऊपर की ओर स्थित होंगे, एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगे और इस प्रकार व्यवस्थित होंगे मेटाफेज फर्स्ट में मध्य रेखा पर। ठीक है, ये मध्य रेखा है, यहाँ व्यवस्थित हो जाएंगे। तो ये दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था इसकी चलती है कौन सी, तो तीसरी अवस्था इसकी चलती है एनाफेज फर्स्ट। कौन सी चलेगी, एनाफेज फर्स्ट चलेगी यहाँ पर। और एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, तर्कु तंतु सिकुड़ेंगे तो आधे जो गुणसूत्र हैं वो एक तरफ जाएंगे, मतलब इसमें आधे गुणसूत्र हमने एक ही बनाया हुआ है, तो ये आधे गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर जाएंगे और आधे जो गुणसूत्र हैं वो कहाँ जाएंगे, दूसरे ध्रुव की ओर जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि आधे इस तरफ चले गए, आधे इस तरफ चले गए हैं, तो इस प्रकार इनकी व्यवस्था बनेगी। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट है, एनाफेज के बाद जो लास्ट है वो होता है चौथा टीलोफेज। कौन सी आएगी, टीलोफेज फर्स्ट। और टीलोफेज फर्स्ट में होता क्या है कि ये अपने अपने वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है, ध्रुवों पर, और इनके चारों तरफ क्या बन जाएगी, तो इनके चारों तरफ केंद्रक कला का निर्माण हो जाएगा। गुणसूत्र के चारों तरफ क्या बन जाएगा, केंद्रक कला बन जाएगी। केंद्रका का भी निर्माण क्या हो जाएगा, केंद्रका का भी निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर इस टाइप की संरचना यहाँ बनेगी, केंद्रक कला का निर्माण हो जाएगा केंद्रका का। ये टीलोफेज फर्स्ट में। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ ये देख रहे हैं कि प्रोफेज फर्स्ट में जो सेल्स, जो प्रोफेज फर्स्ट में जो गुणसूत्र होंगे, प्रोफेज फर्स्ट में जो केंद्रक होता है वो एक होता है, और टीलोफेज फर्स्ट के अंत तक दो केंद्रक बन जाते हैं जिनमें गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, आधे। अब यही दो केंद्रक द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में प्रवेश करेगी और इन 2 से 4 का निर्माण होगा। तो यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप वीडियो को रोक कर भी इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम चूंकि क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा समय वीडियो में ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। अब ये दोनों जो केंद्रक बने हुए हैं, ठीक है, वो प्रवेश करेंगे अर्धसूत्रण द्वितीय में, या द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के जो दूसरा चरण है उसमें प्रवेश करेंगे और 2 केंद्रक से 4 केंद्रक बनेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ हम आपको इसमें दिखा रहे हैं कि एक केंद्रक ये बना हुआ है और एक केंद्रक ये बना हुआ है। ठीक है, ये प्रोफेज। अब यहाँ इसमें भी फिर से वही अवस्थाएं चलेंगी
तो प्रोफेज यहाँ पर सेकंड चलेगी। इसमें प्रोफेज सेकंड में होता क्या है, तो अभी हाल हमने जैसे कि बताया हुआ था कि प्रोफेज सेकंड में दोनों केंद्रक जाएंगे, प्रोफेज सेकंड में दोनों केंद्रक जाएंगे और ये दोनों केंद्रक इसमें प्रोफेज फर्स्ट तो पढ़ चुके हैं अपन, ये सेकंड है। सेकंड में क्या होगा, तो इस अवस्था के अंत तक ये केंद्रक कला जो है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। केंद्र का भी क्या हो जाएगी, समाप्त, प्रोफेज फर्स्ट के अंत तक। और इसके बाद ये जो गुणसूत्र हैं वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, कोशिका द्रव्य में आ जाएंगे और फिर ये मेटाफेज सेकंड में प्रवेश करेंगे। किस में प्रवेश करेंगे, मेटाफेज सेकंड में वही तर्कु तंतु द्वारा मध्य रेखा में उनको क्या कर दिया जाएगा, गुणसूत्रों को व्यवस्थित कर दिया जाएगा। ये इस प्रकार का बनेगा, आप लोग यहाँ पर देखते चलें, ये अवस्था आएगी यहाँ पर, ठीक है, ये इस टाइप की अवस्था आएगी। और ये कौन सी अवस्था है, तो ये मेटाफेज सेकंड है। मेटाफेज सेकंड में क्या होगा कि जो गुणसूत्र हैं वो मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाएंगे और एनाफेज चलेगी। इसके बाद कौन सी चलेगी, एनाफेज सेकंड, कौन सी चलेगी, एनाफेज सेकंड। और इसमें ये सिकुड़ेंगे जिसके कारण गुणसूत्र क्रोमोमियर वाले भाग से क्या होंगे, टूट जाएंगे और टूटने से आधे मतलब जो धागे हैं वो एक तरफ और आधे जो धागे हैं वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप की अवस्था, ये टूट गए हैं क्रोमोमियर वाले भाग से। कहाँ से जुड़े हैं, क्रोमोमियर से जुड़े हैं और क्रोमोमियर वाले भाग से ही क्या है, ये क्या है, क्रोमोमियर वाले भाग से ही ये टूट जाएंगे। और इसी प्रकार यहाँ होगा, चूंकि दो दो केंद्रक को लेकर अपन चल रहे हैं तो इसमें भी क्या होगा कि ये यहाँ से क्या होंगे, टूट जाएंगे और टूटने से क्या होगा, अपने अपने ध्रुवों पर चलने लगेंगे, ठीक है। और लास्ट जो अवस्था चलेगी इनकी वो कौन सी होगी, तो लास्ट अवस्था इनकी टीलोफेज रहेगी सेकंड, टीलोफेज सेकंड अवस्था चलेगी। और यहाँ पर ये जब अपने अपने ध्रुवों पर पहुँच जाएंगे तो इनके चारों तरफ क्या बन जाएगी, केंद्रक कला बन जाएगी। इसमें क्रोमेटिन धागे ज्यों के त्यों बन जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, केंद्रका का भी इसमें क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो एक केंद्रक से दो ये बन गए। इसी प्रकार ये भी अपने चारों तरफ क्या करेंगे, केंद्रक कला का निर्माण करेंगे और इसमें भी क्रोमेटिन धागे यहाँ आ जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें एक केंद्रक से टीलोफेज सेकंड तक 4 केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। ये अर्धसूत्रण द्वितीय है, द्वितीय अवस्था। जब ये बन जाते हैं इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और फिर ये जो 4 केंद्रक हैं 4 कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये प्रोसेस चलती है। इसके अलावा अर्धसूत्री विभाजन के महत्व क्या हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन से ही युग्मक बनते हैं। गैमीट्स का निर्माण इसी से होता है और जब गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है। इस विभाजन में चूंकि जीन विनिमय की क्रिया होती है, जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है, अर्थात संतानों में नए लक्षण भी प्रकट होते हैं, नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसी से हमारी जो जीव जाति हैं उनकी संख्या निरंतर बनी रहती है लगातार, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर का इसमें बहुत ही बड़ा महत्व है कि नई प्रजाति का निर्माण करने में अर्धसूत्री विभाजन जरूर भाग लेता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार इनके महत्व हैं, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। जो भी आप डाउट आपको दूर करना है तो आप कमेंट में हमें भेज सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन हो, ठीक है, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम आपका जो डाउट है वो दूर करेंगे। थैंक यू।